आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 26 जून के करंट अफेयर्स और उनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में। ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये है यूफेलिक्टस केरला नामक फ्रॉग की। ये जो फ्रॉग है हाल ही में डिस्कवरी हुई है इसकी। इस इसका जो जीनस है वो है यूफेलिक्टस। उस जीनस की ये नया स्पेसीज़ है जो कि केरला में फाइंड किया गया है। केरला में एक टीम थी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, माउंट कार्मेल कॉलेज बेंगलुरु और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च यानी कि नाइसर, उसकी टीम ने यह फाइंड किया है यूफिलिक्टस केरला। इसका नाम यूफिलिक्टस केरला इसलिए क्योंकि ये एक तरह का स्केटरिंग फॉग होता है और ये जीनस यूफिलिक्टस से बिलोंग करता है। और केरला नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको ऑनर करने के लिए इसका नाम यूफिलिक्टस केरला दिया गया है। यूफिलिक्टस केरला इस फ्रॉग का नाम है। डेली करंट अफेयर्स की वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पीडीएफ पे मिल जाएगी। क्लासेस की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ अब हमारा चैनल जो है उसका इंस्टाग्राम आईडी भी है जिस पे आपको करंट अफेयर्स के शॉर्ट्स भी मिल जाया करेंगे। जैसे ही कोई भी रिसेंट न्यूज़ या कोई भी न्यूज़ अपडेट होती रहेगी उसके आपको इंस्टाग्राम पे शॉर्ट्स मिल जाया करेंगे। आज के इस वीडियो में इस वीडियो को कुछ नए तरीके से किया गया है। इस वीडियो को 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला है आर्टिकल, फिर दूसरा है एमसीक्यू टाइप में और फिर तीसरा है शॉर्ट न्यूज़ टाइप में। तो पहले चलिए देखते हैं आर्टिकल। जो हमारे पहले आर्टिकल था, जो हमारे आईटी मिनिस्टर है रविशंकर प्रसाद जी, उनका जो ट्विटर अकाउंट है उसको ट्विटर ने ब्लॉक कर दिया था। ट्विटर ने उनका ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिया था कुछ घंटों के लिए, जिसके बाद उन्होंने उनको आईटी मिनिस्टर स्लैम्स ट्विटर फॉर ब्लॉकिंग हिज अकाउंट उनको कुछ खराब सुनाया है। ये जो रविशंकर प्रसाद जी हैं इन्होंने ब्लेम किया है कि इनके ऊपर ये लगा था कि जो इनका अकाउंट है वो इसलिए ब्लॉक हुआ था क्योंकि वो यूएस कॉपीराइट लॉ जो था उसको वायलेट कर रहा था, इसलिए ट्विटर ने इनका अकाउंट ब्लॉक कर दिया। और मिस्टर प्रसाद जी ने यह भी कहा है कि जो न्यू आईटी रूल्स लाया गया है कि पहले से नोटिस नहीं दिया जाएगा एक्शन के लिए, कि कोई भी एक्शन लिया जा रहा है अगर किसी के अकाउंट का तो उसको आपको बताना पड़ेगा, लेकिन ट्विटर ने नहीं बताया, तो उसके लिए भी उन्होंने एक्यूज़ किया ट्विटर को। अगली न्यूज़ है डीआरडीओ टेस्ट एनहांस्ड रेंज पिनाका रॉकेट। जो एक पिनाका रॉकेट है उसका एनहांस वर्जन डीआरडीओ ने भी सक्सेसफुली टेस्ट किया है, जो कि टारगेट को 45 किलोमीटर दूर पे भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। डीआरडीओ जो है फ्राइडे को दो चीज़ टेस्ट की थी। एक थी 122 mm कैलिबर रॉकेट और साथ ही साथ एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ पिनाका रॉकेट जो है एक उसको मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से लॉन्च किया गया था चंडीगढ़ उड़ीसा में। जो पिनाका और जो 122 mm रॉकेट है वो दोनों को डेवलप किया है पुणे बेस्ड एक आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट एंड हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी, और साथ ही साथ जो मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट था वो इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड नागपुर से लिया गया था। इन दोनों के द्वारा मिलके पिनाका और जो 122 mm रॉकेट है उसको डेवलप किया गया था।
अगला आर्टिकल है जो तिब्बत है, चाइना के जस्ट नीचे और इंडिया के ऊपर जो पड़ता है तिब्बत, चाइना का एक प्रोविंस एक तरीके से कहा जाता है। उसको पहला बुलेट ट्रेन, वहाँ पे पहली बुलेट ट्रेन चलाई गई है जो कि लहासा को इंडिया बॉर्डर से लिंक करती है। ये देखिए, यह है इंडिया का बॉर्डर, ये अरुणाचल प्रदेश वाला इलाका है, और यह है निंगची। यहीं पे बुलेट ट्रेन चलाई गई है। ये देखिए यहाँ पे नीचे उसका पूरा रेलवे का लाइन है। लहासा ये पड़ता है, ये पड़ता है निंगची, और ये सिंचुआन प्रोविंस में जो एक इलाका पड़ता है चेंगदू, ये पूरा चेंगदू से लेकर लहासा तक एक नई रेलवे लाइन बना रहा है चाइना, जिसको कि नाम दिया गया सिंचुआन तिब्बत रेलवे। सिंचुआन तिब्बत रेलवे, इसमें ये कहा गया है कि जो 90% ट्रैक है इस बुलेट ट्रेन का, वो 3000 मीटर अबव सी लेवल के, मतलब कि लगभग 3 किलोमीटर सी लेवल के ऊपर इसका ट्रैक बनाया गया है। अगला आर्टिकल है पाकिस्तान टू रिमेन ऑन FATF ग्रे लिस्ट। FATF क्या है? FATF का फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। यह एक संगठन है जो ये देखता है कि कहीं टेरर फंडिंग तो नहीं हो रही है, टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए ये संस्था बनाई गई है, टेरर फंडिंग के लिए। तो ये देखता है कि कौन सा देश कहीं टेरर में अपना पैसा तो नहीं लगा रहा है। तो इसकी 2 लिस्ट होती है FATF की जो है, उसकी 2 लिस्ट होती है। एक होती है ब्लैक लिस्ट और एक होती है ग्रे लिस्ट। तो जो ब्लैक लिस्ट होती है उसमें एकदम ये कहा जाता है कि इसमें ये FATF के द्वारा अगर कोई कंट्री ब्लैक लिस्ट में है तो इसका मतलब है कि वो टेरर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। और FATF की ब्लैक लिस्ट में खाली अभी 2 कंट्री है, एक है ईरान और एक है नॉर्थ कोरिया। ब्लैक लिस्ट में अगर कोई कंट्री आ जाता है तो उससे कोई भी ट्रेड वेड कुछ नहीं होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एकदम ज़ीरो के बराबर हो जाती है। और जब ग्रे लिस्ट में आती है कोई भी कंट्री, तो जो भी कंट्री अगर ग्रे लिस्ट में आ गई तो उनके साथ कुछ सैंक्शन लगा दिए जाते हैं, यानी कुछ रोक लगा दिया जाता है ट्रेड या किसी भी चीज़ को लेके। वहाँ पे कोई FDI नहीं जा सकता है, कोई भी इनकम का सोर्स उस कंट्री के लिए ब्लॉक कर दिया जाता है। ब्लैक लिस्ट में पूरी तरीके से कर जाता है, ग्रे लिस्ट में कुछ छूटें दी जाती है, लेकिन ब्लैक लिस्ट में कोई छूटें नहीं दी जाती है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा। और पाकिस्तान के जो एनर्जी मिनिस्टर हैं हमाद अजहर, उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है वो पॉलिटिक्स खेल रहा है FATF के प्रोसेस के साथ, क्योंकि FATF इंडिया एक इम्पॉर्टेंट मेंबर है और ये जानता है कि, और पाकिस्तान ये जानता है कि जब तक इंडिया नहीं चाहे तब तक FATF की लिस्ट जो ग्रे लिस्ट है उससे वो बाहर आ पाएगा। तो उसको भी उन्होंने कहा है, इंडिया को ब्लेम लगाया जा रहा है पाकिस्तान के एनर्जी मिनिस्टर के द्वारा। जो ये पाकिस्तान है उसमें बहुत सारे टेरर ग्रुप्स एक्टिव हैं इस समय, जैसे कि लश्कर तैयबा, जैसे मोहम्मद, अलकायदा, तालिबान, इन सब को लेके। हालांकि पाकिस्तान ने जो 27 टास्क होते हैं इस फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में, उनमें 26 पे काम कर दिया था, लेकिन एक पे काम नहीं किया था, जिसके कारण कि उसको ये सैंक्शन झेलना पड़ रहा है, ग्रे लिस्ट वाला। ये जो आर्टिकल है इसको लिखा है सुहासनी हैदर जी ने। ये जानी मानी IR एक्सपर्ट है, इंटरनेशनल रिलेशन के एक्सपर्ट है, द हिंदू के लिए ये काफ़ी लिखती हैं। अगला आर्टिकल एक आया है जिसमें ये एक स्टडी की गई है, जिसमें ये पाया गया है कि जो एयर पोल्यूशन है उसका कहीं ना कहीं ताल्लुकात कोविड केस जो बढ़ते हैं और जो उनकी डेथ होती है कोविड के कारण, उससे कहीं ना कहीं है। जो स्टडी पाई गई उसमें ये दिखाया गया कि जो मुंबई और पुणे हैं वह हाईएस्ट हम हॉटस्पॉट्स में थे कोविड के केसेस में भी, और वहाँ पे पोल्यूशन का लेवल ही बहुत ज़्यादा है, जो कि कहीं ना कहीं रिलेट करता है कोविड से।
पॉल्यूशन का लेवल अगर ज़्यादा है तो वहाँ पे कोविड के केसेस ज़्यादा हैं और वहाँ पे डेथ्स भी बहुत ज़्यादा हुई हैं। महाराष्ट्र जो है वो रिकॉर्ड करता है सेकंड हाईएस्ट एमिशन लोड, जो कि है 828.3 गीगाग्राम पर ईयर का, और जो पुणे है वो उसके बाद आता है। अमंग द जो 16 सिटीज़ को कैप्चर किया गया था इस स्टडी के लिए, उसमें मुंबई और पुणे थर्ड और फोर्थ नंबर पे आई हैं बैड एयर क्वालिटी डेज में। बैड एयर क्वालिटी डेज में। अगला आर्टिकल है फार्म इजी बाइज आउट थायरोकेयर फॉर 4,546 करोड़। जो फार्म इजी कंपनी है वो थायरोकेयर को खरीद रही है 4,546 करोड़ में। जो फार्म इजी है उसके सीईओ और को फाउंडर और सीईओ हैं सिद्धार्थ शाह, एपीआई होल्डिंग्स लिमिटेड के। एपीआई होल्डिंग्स पेरेंट कंपनी है फार्म इजी की, एपीआई होल्डिंग्स पेरेंट कंपनी है फार्म होल्डिंग्स की, और ये हैं ए वैल्यू मनी चेयरमैन और एमडी थायरोकेयर के। यानी कि एपीआई होल्डिंग्स के को फाउंडर और सीईओ हैं सिद्धार्थ शाह, और जो थायरोकेयर है उसके चेयरमैन और एमडी हैं ए वैल्यू मनी। चलिए अब एमसीक्यू के बारे में देखते हैं। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में विच स्टेट बिकम फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू बिकम रेबीज़ फ्री। कौन सा स्टेट है जो रेबीज़ फ्री हो गया है और वो भारत का पहला प्रदेश है? तो ये स्टेट है गोवा। गोवा। यहाँ पे एक भी केस पिछले 3 साल में नहीं मिला है। पिछले 3 साल में यहाँ पे एक भी केस नहीं मिला है। और गोवा ने लगभग 5.4 लाख डॉग को वैक्सीनेट किया था, डॉग्स को वैक्सीनेट किया था रेबीज़ के अगेंस्ट। गोवा ने रेबीज़ फ्री बनाने के लिए बहुत एक कदम भी उठाया था, जैसे कि इमरजेंसी हॉटलाइन चालू की थी, इमरजेंसी सेवा चालू की थी, जिसमें कि 24 घंटे जो चालू रहती थी, जिसमें रैपिड रिस्पांस टीम भी बनाई गई थी। रैपिड रिस्पांस टीम, जैसे कि अगर किसी को भी अगर डॉग बाइट करता है तो वो तुरंत की तुरंत वहाँ टीम जाके उसको मेडिकल ट्रीटमेंट देगी। रेबीज़ फ्री बनाने के लिए गोवा ने सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक प्रोजेक्ट था मिशन रेबीज़, उसको धन्यवाद कहा है। मिशन रेबीज़ एक धन्यवाद कहा है। गोवा के जो कैपिटल वो है पनाजी। गोवा के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी। और जो गोवा के सीएम हैं वो हैं प्रमोद सावंत जी। प्रमोद सावंत जी। पहला स्टेट इंडिया का रेबीज़ फ्री हुआ है वो है। अगला क्वेश्चन है रिलायंस इंडस्ट्रीज टू इन्वेस्ट हाउ मच अमाउंट ऑन न्यू क्लीन एनर्जी बिजनेस ओवर नेक्स्ट 3 ईयर्स। रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो कितना अमाउंट इन्वेस्ट करेगी न्यू क्लीन एनर्जी बिजनेस पे आने वाले 3 साल में? तो ये जो अमाउंट होगा ये होगा 75,000 करोड़। रिलायंस की अभी 44th एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी, जिसमें कि कुछ अनाउंसमेंट की गई है, जैसे कि जो रिलायंस जियो है, रिलायंस जियो और गूगल क्लाउड वो मिलके 5G सर्विस लॉन्च करेगा। 5G सर्विस इंडिया में लॉन्च करेगा। साथ ही साथ गूगल और जियो मिलके एक स्मार्टफोन बनाएंगे, बजट स्मार्टफोन, जिसका नाम है जियो फोन नेक्स्ट।
जियो फ़ोन नेक्स्ट, जो कि आने वाले सितंबर से इंडियन मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा, सितंबर से। साथ ही साथ जो सऊदी अरामको कंपनी है, सऊदी अरामको कंपनी, उसके जो चेयरमैन हैं यासिर अल रुमैयन, उनको भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया गया है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड बोर्ड का, RIL बोर्ड का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया गया है। और जो रिलायंस इंडस्ट्री है वह इंडिया का पहला कार्बन फाइबर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी सेटअप करेगी। फर्स्ट कार्बन फाइबर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी सेटअप करेगी। अगला क्वेश्चन है, विच IIM रैंक्ड बेस्ट इन इंडिया बाय क्यूएस एग्जीक्यूटिव MBA रैंकिंग 2021। जो क्यूएस है इसका नाम है क्वैकुरेली साइमंड्स, क्वैकुरेली साइमंड्स। इसका हेडक्वार्टर है लंदन में। तो इसके द्वारा जो बेस्ट IIM इंडिया में वो है बेंगलोर। इसकी पोजीशन जो है वो है फर्स्ट है इंडिया में, और ग्लोबली इसकी जो पोजीशन है वो है 39th। और यह टॉप 100 इंस्टीट्यूट जो है बेस्ट, उसमें एकमात्र है इंडिया से, ओनली फ्रॉम इंडिया। यह एकमात्र इंस्टीट्यूट है टॉप 100 में। जो बेस्ट रैंकिंग दी गई है उसमें जिसको फर्स्ट रैंक जिसको मिला है वो है HEC पेरिस को, HEC पेरिस जो कि फ्रांस में है। सेकंड जो पोजीशन मिला है वो मिला है वॉर्टन स्कूल को, वॉर्टन स्कूल जो कि पेंसिल्वेनिया में है, पेंसिल्वेनिया। और जो थर्ड स्पॉट मिला है वो मिला है IESC बिजनेस स्कूल स्पेन को। यह है IIM बेंगलोर का लोगो, IIM बेंगलोर। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक अप्रूव्ड हाउ मच अमाउंट टू सपोर्ट केरला। केरला को सपोर्ट करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने कितना अमाउंट हेल्प सब के लिए दिया है। तो ये जो अमाउंट दिया है वो दिया है $125 मिलियन का, $125 मिलियन का। किस प्रोग्राम के तहत, जिसका नाम है रिसिलिएंट केरला प्रोग्राम, रिसिलिएंट केरला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो है जो वर्ल्ड बैंक है वो $125 मिलियन इसलिए दिया है क्योंकि ताकि केरला जो है वो अपने नेचुरल डिज़ास्टर जो आती है, फ्लड्स आती हैं, उसके प्रति तैयारी कर सके। नेचुरल डिज़ास्टर, फ्लड्स, साथ ही साथ जो कोविड अभी चल रहा है उसकी तैयारी के लिए, कोविड-19 जो चल रहा है उसकी तैयारी के लिए $125 मिलियन दिया है। वर्ल्ड बैंक ने केरला को $250 मिलियन का एक और लोन दिया, वो गिफ्ट किया था केरला डेवलपमेंट पॉलिसी ऑपरेशन के लिए। केरला डेवलपमेंट पॉलिसी ऑपरेशन के लिए $250 मिलियन दिया था। ये जो वर्ल्ड बैंक है इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC, जो कि USA में पड़ता है, वाशिंगटन DC जो कि USA में पड़ता है। इसमें जो कुल मेंबर कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड बैंक में वो हैं 189। इसके जो इस समय प्रेसिडेंट हैं प्रेजेंटली वो हैं डेविड मालपास,
डेविड मालपास, जो कि इसके 13वें प्रेसिडेंट हैं, 13th प्रेसिडेंट। और जो वर्ल्ड बैंक का कंट्री डायरेक्टर है इंडिया के लिए, उनका नाम है जुनैद अहमद। जुनैद अहमद। अब देखते हैं कुछ शॉर्ट न्यूज़। डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्ट फायर न्यूक्लियर कैपेबल क्रूज मिसाइल निर्भय। निर्भय नाम की न्यूक्लियर कैपेबल क्रूज मिसाइल डीआरडीओ ने सक्सेसफुली टेस्ट की है। अगला है वर्ल्ड फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर प्लांटेड इन आसाम। जो आसाम है वहाँ पे दुनिया का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर प्लांट किया गया है आसाम में। अगला है इंडिया अट्रैक्ट्स एफडीआई इनफ्लोज ऑफ $6.24 बिलियन ड्यूरिंग अप्रैल 2021। इंडिया जो है उसमें एफडीआई की जो आने की संख्या, मतलब एफडीआई मतलब होता है कोई भी विदेशी पैसा जब भारत में आता है तो उसको एफडीआई कहते हैं। जो विदेश से पैसा भारत में आता है वो उनको दो तरीके से कहा जाता है। एक होता है एफडीआई, एक होता है एफपीआई। एफडीआई जो होता है वो लंबे समय के लिए होता है और एफपीआई की जो स्टेबिलिटी है वो अनिश्चित रहती है। ये जो है वो शेयर्स में लगता है बेसिकली। जो स्टॉक मार्केट में अपनी कंपनी लिस्टेड रहती है उसमें पैसा लगता है एफपीआई, उसको एफपीआई कहते हैं अगर कोई कंपनी में पैसा लग रहा है। और जो एफडीआई रहता है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रहता है, जैसे कोई अपना प्लांट खोल देना, अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा देना, उसको एफडीआई कहते हैं। तो इंडिया में जो है एफडीआई इन्फ्लोज जो है वो 6.24 बिलियन का आया है अप्रैल 2021 में। आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन लॉन्च्ड बाय एसबीआई। जो एसबीआई है उसने आरोग्यम नाम का एक हेल्थ केयर बिजनेस लोन लॉन्च किया है। सीएससी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के द्वारा जो बेंगलुरु है उसको मोस्ट लिवेबल सिटी कहा गया इंडिया में। बेंगलुरु सीएससी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 रैंक्स बेंगलुरु एज मोस्ट लिवेबल सिटी इन इंडिया। अगला जो है वो है किरण रिजिजू लॉन्च्ड इंडियाज़ ओलंपिक थीम सॉन्ग टाइटल्ड लक्ष्य तेरा सामने है। ये जो किरण रिजिजू जो है उन्होंने लॉन्च किया है इंडियाज़ ओलंपिक थीम सॉन्ग, जिसका कि नाम है लक्ष्य तेरा सामने है। जो किरण रिजिजू जो है वो हैं हमारे करंटली मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट, मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट। और साथ ही साथ ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, इन द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स।